लो बेटा, आज हमने रिवाइज करना है वर्क पावर एनर्जी। M1 मैकेनिक्स का टॉपिक है। अब इसके अंदर जो है सबसे पहला टॉपिक है वर्क। वर्क क्या होता है बेटा? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाएं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे, तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, वर्क डन किया। सो किसी भी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वर्क डन है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा तो वर्क डन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कार है और कार को आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे उसे मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो मूव नहीं कर रही। ऑल्दो फोर्स अप्लाई हो रही है, ऑल्दो फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन उस फोर्स की के अगेंस्ट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे कि देयर इज नो वर्क डन। ठीक है। वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज W इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाई डी। F फोर्स को कहते हैं, D डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, या डिस्टेंस भी होता है, क्योंकि D मस्ट बी पैरेलल। अच्छा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे होते हो, मैंने आपको बताया था, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम चीजें होती हैं, और W वर्क डन को कहते हैं। अच्छा, इस वर्क डन के अंदर ये डी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डी जो है मस्ट बी पैरेलल टू द फोर्स। यानी आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेट से मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। अगर ये फोर्स एफ है तो बेटा ये एफ साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो यहाँ जो वर्क डन निकालूंगा वो निकालूंगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो वाली फोर्स लेनी है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो। तो वाइस वर्सा है। लाइक, अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेना है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के पैरेलल है। और अगर मैं बोलूँ फोर्स कौन सी लेनी है, तो वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। ठीक है। इसके लिए जो यूनिट यूज होता है बेटा वर्क डन के लिए, वो जाउल्स होता है, जूल्स, जो भी कह लें आप। ठीक है। वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर या जाउल जो है हम यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्क डन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला FD। अब अगर एक कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड, ये जो डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो क्या है, A। रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन मैंने बताया था, फ्रिक्शन होती है वो फोर्स जो मोशन ऑफ द बॉडी को अपोज करती है। किसी बॉडी की मोशन को अपोज करने वाली जो फोर्स है वो क्या है, वो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है। और ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्टेंस है बेटा, ये कितना है, 7 मीटर। हाइट ऑफ दिस पॉइंट इज 4। अच्छा, अगर वर्क डन निकालना है मैंने अगेंस्ट ए, कोई ए फोर्स है, तो ये ए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे, ये वाला जो सेम डायरेक्शन में होगा, 7। तो देखो, फोर्स की जगह ए आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह 7 आ गया, तो वर्क डन कितना आ गया, 7 है। ठीक है। अगर हमें फाइंड करना है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही वाला लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज 7, फ्रिक्शन की जगह उसकी वैल्यू फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा। और यही अगर मैंने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी लेना है, तो ग्रेविटी बेटा क्या करेगी, इसको डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी वाली फोर्स कौन सी होती है, वेट, वो डाउनवर्ड्स है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट है भला,
तो इसका मतलब यहाँ पर हम 4 यूज करेंगे, तो वेट मल्टीप्लाइड बाय 4, ये देखो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट लेना है, या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लेनी है। ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर ये फोर्स लगा रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करके यहाँ आ गया, तो हम लोगों ने कौन सा कंपोनेंट लेना है, वो जो हॉरिजॉन्टली हो, एफ कॉस थीटा, और ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है बात, एफ डी। तो वर्क डन का आपको ना नॉर्मली फिजिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। दूसरा जो पोर्शन है इस टॉपिक का, दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है बेटा? कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी में जो कैपेसिटी होती है काम करने की, तो वो उसे एनर्जी बोलते हैं हम लोग। पहली वाली है जी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे टू टाइप्स की एनर्जीज है। नंबर वन काइनेटिक, नंबर टू पोटेंशियल। काइनेटिक क्यों है? ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी में ऑब्जेक्ट जो है, या जो भी जैसे कार है, बाइक है, ठीक है, कोई ब्लॉक है, कोई भी चीज जिसके अंदर मोशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होती है, उसे हम बोलते हैं वो क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी। और किसी भी बॉडी में हाइट की वजह से जो एनर्जी होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो ना, आप किसी भी, जैसे फोन है फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ी सी हाइट से गिराओगे तो चांसेस हैं कि बचत हो जाए। ज्यादा हाइट से ऊपर से फेंकोगे तो क्या होगा? नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना डैमेज ज्यादा हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी में भी सेम है। आप, सिंपल बाइक है या साइकिल है, वो बिल्कुल स्लो स्लो चल रही है और वो किसी भी चीज में हिट करती है तो ऑब्वियसली उसका लॉस कम होगा। और अगर एक स्पीड के अंदर कोई बाइक या कार कहीं पे हिट करेगी तो लॉस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, और इसी तरह हाइट के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है बेटा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम स्टैंड्स फॉर मास, वी वेलोसिटी को कहते हैं, और के ही काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज होता है एम जी एच। पी पोटेंशियल एनर्जी है, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू हमेशा 10 होती है, मैकेनिक्स में मैंने बताया था आपको। एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। दोनों क्योंकि एनर्जीज हैं, दोनों के यूनिट सेम होते हैं, और दोनों के यूनिट्स कितने होंगे बेटा? जाउल्स। क्लियर है? आगे जी चलते हैं। सर। थर्ड है जी पावर। पावर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है। टाइम के हिसाब से जो चेंज इन एनर्जी है, दैट इज पावर। या रेट का मतलब होता है टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन हो या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी हो, दोनों केसेस में पावर होता है। पावर के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है किसका? एनर्जी का, तो एनर्जी ओवर टाइम लिख लो। या रेट ऑफ चेंज है वर्क डन का, तो वर्क डन ओवर टाइम, दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, वर्क डन ओवर टाइम में तो डब्ल्यू ओवर टी हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ मल्टीप्लाइड बाई डी, अभी पढ़ा ऊपर। और नीचे क्या आ रहा है? टी। ये जो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है बेटे, ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इसकी जगह वेलोसिटी भी आ सकती है। तो पावर इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई वी, वेयर एफ हेयर इज नोन एज द ड्राइविंग फोर्स। ये जो एफ है ना बेटा, ये सिंपल फोर्स नहीं है, ये ड्राइविंग फोर्स है। वेयर एफ इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है? एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एक्सेप्ट वेट एंड इट्स कंपोनेंट्स। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, अदर देन, वेट एंड इट्स कंपोनेंट्स कर ले।
जैसे ये जो ब्लॉक है, इसको मैं यहाँ से रिलीज करूँ अगर, तो ये डाउनवर्ड्स मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? बिकॉज इसका वेट जो है वो 10 न्यूटन है, और वेट इसको नीचे लेकर आ रहा है। तो इस केस में जो फॉरवर्ड फोर्स है, जो इस ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड मूव करवा रही है, दैट इज 10, बट देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि मैंने कहा वेट और उसके कंपोनेंट्स को ड्राइविंग फोर्स में कंसिडर नहीं करते। जैसे आप इसमें आ जाए, एक ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट है 5 न्यूटन, ब्लॉक पे एक फोर्स लग रही है 8 न्यूटन की। अब क्योंकि वेट 5 न्यूटन है, तो मैं कंपोनेंट्स बना लेता हूँ उसके। तो ये आएगा 5 cos 30, 5 sin 30। फिर अब क्या अगर मैं फ्रिक्शन नोट करूं, भी ड्राइविंग फोर्स में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, जी जी बेटा, से कोई भी जो हम इस एक्सटर्नल तरह फोर्स। रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को जी जी। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो जो हमारे पास जैसे आपने एफ इज इक्वल टू 8 न्यूटन ऊपर लिखा हुआ है, ये हमें वो देगा या सिर्फ 5 sin 30 जो है वो अलग से बेटा देगा? वो रिजॉल्व हम लोग हमारी खुद से फॉरवर्ड फोर्स। करते हैं, रिजॉल्व हम लोग खुद से करते हैं, ये बताया होता है उन्होंने। या अगर ये फ्रिक्शन की फोर्स है फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये बैकवर्ड फ्रिक्शन की फोर्स है, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं F = μ r, फॉर्मूला वगैरह लगा के। बट अभी ये है कि अगर मैं यहाँ से फॉरवर्ड फोर्स देखूं, यानी जो जो इस ब्लॉक को डाउनवर्ड मूव करवा रही है, वो एक है 8 न्यूटन की, और दूसरी ये वाली फोर्स भी है, ये 5 sin 30। तो फॉरवर्ड में देखो 8 भी आ रहा है, 5 sin 30 भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ड्राइविंग फोर्स की, तो आप नोट करें ड्राइविंग फोर्स में सिर्फ 8 न्यूटन है, ये वाली फोर्स। ये 5 sin 30 नहीं आ रहा, क्योंकि ये वेट का कंपोनेंट है, और मैंने आपको कहा था ना तो वेट और ना उसके कंपोनेंट्स ड्राइविंग फोर्स में आते हैं। पावर के लिए जो यूनिट है बेटा, वो क्या है? वॉट। ओके सर। ठीक है। वैसे हम ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग तो फोर्स वो क्या? सर मैं पूछ रहा था, जो ड्राइविंग फोर्स है वो सिर्फ हमारे एक ही फॉर्मूला से आ सकता है, पी इज इक्वल टू एफ इन टू वी वाला? जी 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 ड्राइविंग फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला है, जो पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी, सिर्फ जी बेटा, वही है। करो या तो फिर यहाँ से उठो, क्योंकि मेरी ठीक है, यहाँ तो कोई मसला नहीं। अब देखें, आगे चलते हैं। हम लोग करने लगे हैं बेटा वर्क पावर एनर्जी की टाइप 1। अब वर्क पावर एनर्जी में जो टाइप 1 की क्वेश्चन, देयर आर टू टाइप्स इन वर्क पावर एनर्जी। उसमें जो टाइप 1 है बेटा, जो फर्स्ट टाइप है, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर फोर्सेस के बारे में बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, और पावर की बात हो रही है, पेफ जिसे मैं कहते हैं, पावर, एक्सेलरेशन या फोर्स, इन तीनों की अगर बात हो रही है अगर आपके क्वेश्चन के अंदर, तो बेटे आपने याद रखना है वहां पर F = ma, और पावर इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी लगेगी। अगर क्वेश्चन के अंदर इन दो चीजों के, तीन चीजों के बारे में बात हो रही है, तो आपने कोई भी क्वेश्चन आ जाए वर्क पावर एनर्जी वाला, अपने उसके अंदर यही दो फॉर्मूलाज लगाने हैं। ठीक है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। ये देखो बेटा, अ कार ऑफ मैस 900, आपने वो वर्ड याद रखना है कि पावर एक्सेलरेशन फोर्स, ठीक है, alongside a straight line with an engine working at a constant rate of, पावर आ गई, द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द कार, रेजिस्टेंस फोर्स होती है ना बेटा, फोर्स आ गई, गिवन दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन भी आ गई। क्या ये तीनों बातें बता दी हैं उसने यहाँ पे? तो जब ये तीनों बातें बता देगा बेटा, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने लगाना है F = ma, और पावर इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी।
लेकिन उससे पहले बेटे उसने पावर बताई है, पावर इक्वल्स टू पी किलो वॉट। तो किलो वॉट को वॉट में करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1000 पी। ये था पी और आगे किलो था, किलो की जगह 1000 आ जाएगा, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय पी हो जाएगा। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस कितनी है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.2। ले बेटाई, सो पावर की जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, 1000 पी। ड्राइविंग फोर्स हमें नहीं पता, वेलोसिटी बताइए, जी स्पीड बताइए 30। तो यहां से अगर मैं ड्राइविंग फोर्स निकाल लूं 1000 पी डिवाइडेड बाय 30, तो 100 पी/3 आ गया। चाहो तो डेसिमल में ले लो, ये बेटा ड्राइविंग फोर्स आ गई। लेकिन इस तरह से एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। अब F इक्वल्स टू एम ए में F का मतलब होता है फॉरवर्ड फोर्सेस माइनस बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू एम ए। तो आप देखो फॉरवर्ड फोर्स कौन सी होगी, ऑब्वियसली फॉरवर्ड फोर्स जो है वो ड्राइविंग फोर्स होगी, माइनस बैकवर्ड फोर्स कौन सी होगी, रेजिस्टेंस की फोर्स विच इज 550। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 900, एंड एक्सेलरेशन इज 0.2। तो 900 इंटू 0.2 करना क्या आ रहा है, 180। 550 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 550 प्लस 180, 730। 730 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 100। सर 21.9। तो P की वैल्यू बेटा 21.9 आ गई। एंड P इज पावर, तो ये वॉट में आएगी। ठीक है, सर ये किलोवाट आंसर में आ गया। नहीं। नहीं बेटा, क्वेश्चन आंसर किलो वॉट, किलोवाट में का है। किलो वॉट को हमने वॉट में कर लिया था ना। ठीक। सर बस। A car of mass, next question है, a car of mass 1200 kg is traveling on a horizontal straight road and passes through a point A with the speed बता दी, the power of the car engine power बता दी, and the resistance of the car वो भी बता दी उसने। Find the deceleration। क्या पेफ की बात हो रही है, PAF की, पावर, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, तीनों चीजें आ रही है ना। तो बेटे जब ये तीनों चीजें आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग F इक्वल्स टू ma और पावर इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। अच्छा जी, पावर है 18 किलो वॉट, तो पावर को अगर वॉट में करें तो क्या ये 18,000 वॉट हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो पावर की जगह क्या आ रहा है, 18,000। ड्राइविंग फोर्स फाइंड करनी है और वेलोसिटी की जगह 25 आ रहा है। तो यहां से ड्राइविंग फोर्स की अगर वैल्यू निकालें तो 18,000 डिवाइडेड बाय 25, 720। जी सर। जी। तो ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू आ गई 720। अच्छा, F इक्वल्स टू एम ए का मतलब होता है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है बेटा, ड्राइविंग फोर्स विच ड्राइविंग इज 720। ठीक है,
माइनस बैकवर्ड फोर्स कौन सी है? 900 सर। 900 रेजिस्टेंस। जो कि रेजिस्टेंस की फोर्स है। एम है 1200। और एक्सेलरेशन तो फाइंड करना है ना, जो कि डीसेलरेशन है बेसिकली। तो 720 माइनस 900 माइनस का 180, उसे डिवाइड कर देंगे 1200 से। -0.15। एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन की बेसिकली वैल्यू आ गई। बट अगर आपको याद है, मैंने कहा था अगर आप यहाँ डीसेलरेशन लिखेंगे तो फिर आप 0.15 के साथ माइनस का सिंबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि डीसेलरेशन इटसेल्फ का मतलब होता है कि नेगेटिव में आंसर आ रहा है। सर हमने किस तरह देना है वैसे आंसर उसको? बेटे उसने डीसेलरेशन मांगा, आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, ये नीचे भी लिख सकते हैं, ये वाला भी। ठीक है सर। ठीक। इसी के बी पार्ट में कह रहा है, शो दैट द स्पीड ऑफ द कार डज नॉट फॉल बिलो 20। स्पीड ऑफ द कार जो है वो 20 से कम नहीं आ रही, while the car continues to move with the engine exerting a constant power of this। लें जी, सेकंड पार्ट। पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम आ रही है ना। शो दैट द स्पीड ऑफ द कार डज नॉट फॉल बिलो 20। स्पीड ऑफ द कार जो है वो 20 से कम जो है वो, ठीक है। while the car continues to move with the engine exerting a constant। अब देखो पावर सेम है, पावर वही है 18,000, ठीक है। तो सेम, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है तो फॉर्मूलाज तो यही लगेंगे, सेम यही वाले। कौन से? F इक्वल्स टू एम ए और ये। सर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। जी। क्यों भला जीरो हो रही है? सर कांस्टेंट स्पीड का है उसने। जी, वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ से हमें ड्राइविंग फोर्स निकालनी पड़ेगी सबसे पहले तो। और यहाँ क्या आएगा? ड्राइविंग फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स कौन सी है भला? मैस कितना था? 1200। एंड एक्सेलरेशन जो है वो जीरो। अगर आपको याद हो तो सर कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन जीरो होता है जी। सर वेलोसिटी गिवन नहीं है। नहीं बेटा, कह रहा है वो शो दैट द ठीक है स्पीड सर। ऑफ द कार डज नॉट फॉल। तो स्पीड ऑफ द कार अगर 20 रहती है, वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वहां एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा ना, या डीसेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब ड्राइविंग फोर्स की जगह पे क्या आएगा? 18,000 डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी माइनस 900, और ये राइट साइड में जीरो आ गया। 900 उधर जाके प्लस हो गया और वेलोसिटी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 900 करें 20 जरा। सर। 20। लो बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। लीस्ट स्पीड इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मिनिमम स्पीड ही आ गई। लेकिन सर हमें कैसे पता चला कि मिनिमम। बेटे जब एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन नहीं होगा तो स्पीड कांस्टेंट होगी ना। तो मैंने एक्सेलरेशन अच्छा सर। इसीलिए तो जीरो पुट किया है कि एक्सेलरेशन जीरो पुट करने का मतलब है देर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पीड। और पावर भी कांस्टेंट है। अगर पावर चेंज होगी, ठीक है, तो ही कोई फर्क आएगा ना। जी सर। ओके। A lorry of mass 18,000 kg is traveling along a straight road. On horizontal section of the road, अब ये horizontal section की बात हो रही है। The power of the lorry engine is constant. There is a constant resistance to the motion of 1600।
the steady speed which the lorry can maintain with the engine working at power is this। अब बेटा इसने क्या क्या बातें बताई हमें। रेजिस्टेंस का मतलब है पेफ के अंदर फोर्स आ गई, पावर की बात होगी, और एक्सेलरेशन की कहीं बात हो रही है। पावर द सर ये लॉरी द कॉस्ट स्टेडी 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 स्पीड, स्टेडी यस, स्पीड जी वेरी सर। गुड। सो स्टेडी स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो जीरो। जीरो। जीरो होगा। जब ये सारी बातें हो तो मैंने आपको कहा था आप एफ इक्वल्स टू एम ए लगाओगे, और पावर इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी लगाओगे। तो पावर है जी पी वॉट, ड्राइविंग फोर्स हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है बेटा? वेलोसिटी 30 है। तो क्या P ओवर 30 ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू आ गई? तो फॉरवर्ड फोर्स है ड्राइविंग फोर्स विच इज P बाय 30 माइनस बैकवर्ड फोर्स कितनी है रेजिस्टेंस की विच इज 1600, मैस है 18,000 और एक्सेलरेशन है 0। तो ये सारा तो खत्म हो जाएगा ना। 1600 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 30 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर 48,000। 48,000 आंसर है सर। 48,000 ये पावर की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। सेकंड पढ़ते हैं। एट एन इंस्टेंट when the speed of the lorry is 16, its engine is working at a power of this, find the acceleration of the lorry at this instant। इस इंस्टेंट यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, दोबारा से यही लगा लेते हैं। पावर इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। बेटा अगर पावर चेंज होगी तो ऑब्वियसली जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है वो भी चेंज होगी। पावर है 40 किलो वॉट का मतलब है 40,000 वॉट है ना, और स्पीड क्या है 16 की। ड्राइविंग फोर्स निकालनी है तो 40,000 ओवर 16 आ जाएगा। सर 2500। तो ये 2500 आ गया ड्राइविंग फोर्स। आगे क्या है जी? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम। बताना जरा फॉरवर्ड फोर्स कितनी है। फॉरवर्ड फोर्स ड्राइविंग फोर्स है और वो 2500 है। बैकवर्ड फोर्स कितनी है बेटा? वो रेजिस्टेंस की फोर्स है, और रेजिस्टेंस की फोर्स कितनी थी अभी? ये ऊपर थी 1600। क्योंकि बेटे पावर चेंज हुई है ना और वेलोसिटी चेंज हुई है, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी ना। रेजिस्टेंस तो तब चेंज होती है जब सरफेस चेंज हो जाए। तो ये 1600 आ गया इक्वल्स टू एम कितना था? 18,000 था। एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो जरा ये लेफ्ट साइड को सॉल्व करके 18,000 से डिवाइड करो और बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है। 0.05। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेटा आंसर आ गया। डन हो गया। सर इसका पार्ट सी भी है। जी जी उस पे आ रहा हूँ मैं। व्हेन द लॉरी, अब दूसरा पार्ट है बेटा इसका सेम क्वेश्चन का। When the lorry has reached a speed of 20, it begins to ascend a section of road inclined at an angle of alpha। यहाँ पे जब लॉरी पहुंची तो उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, और फिर यहाँ से ये ऊपर जाने लगी है। ठीक है, और इसका जो एंगल है ये अल्फा है बेटा।
द इंजन नाउ वर्क्स एट अ पावर ऑफ द इंजन कितनी है? देयर इज नो चेंज इन द लोरी स्पीड एज इट असेंड्स द हिल। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है तो उसके अंदर जो चेंज आ रहा है स्पीड में वो नहीं है। नो चेंज इन द स्पीड का क्या मतलब है? कांस्टेंट स्पीड। यस। कांस्टेंट स्पीड होगी ना, और कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो से। जीरो। वेरी गुड। सो बेटे वो कह रहा है देर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द lorry, which means acceleration equal to zero. The constant resistance to the motion remains 1600, तो कह रहा है अल्फा की वैल्यू निकालें। अब जब ये ऊपर जाएगी बेटा, ऊपर जाती जा रही है लॉरी, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड्स होगा। एंड वेट कितना होगा इसका भला? 18,000 kg थी ना? ठीक है, तो वेट कैलकुलेट करना है 18,000 के साथ एक जीरो और लगा दें, न्यूटन। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा? 180,000 कॉज अल्फा, 180,000 साइन अल्फा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो फॉरवर्ड फोर्सेस हैं, अगेन वही फॉर्मूले तो दोनों ही लगने ना। एक है पावर इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर कितनी है यहाँ पे बताना जरा? 120 किलोवाट। तो पावर की जगह 120 किलो की जगह 1000 आ जाएगा। ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी कितनी है बेटा? नो चेंज इन द लोरीज, और वेलोसिटी की वैल्यू है 20। तो यहाँ से ड्राइविंग फोर्स निकालनी है, तो बताओ कितनी आएगी? 120,000 डिवाइडेड बाई 20। 6000। सो ड्राइविंग फोर्स इज 6,000। अब मुझे बताएं फॉरवर्ड फोर्सेस कौन सी हैं? फॉरवर्ड फोर्स है हमारे पास 6,000, 6000। माइनस बैकवर्ड फोर्स है हमारे पास। फॉरवर्ड इधर है ना? बैकवर्ड फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन की, विच इज 1600। और एक और बैकवर्ड फोर्स है हमारे पास, कौन सी भला? सर ये साइन साइन अल्फा वाली। 180,000 साइन अल्फा इक्वल्स टू एम ए। मैस कितना है? बट एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है ना इसमें। तो ये बेटा क्या बनेगा? 6,000 माइनस 1600 कितना होता है? 4,400। और ये उधर चला गया, उधर जाके 180,000 साइन। क्योंकि ये तो बेटा सारा जीरो हो गया ना। तो ये बनेगा 180,000 साइन अल्फा। तो 180,000 को इधर लाके डिवाइड करो और साइन इनवर्स करके बताना जरा अल्फा का क्या आंसर आ रहा है। 1.4. जी तो सर। 1.4 अल्फा का आंसर आ गया। क्लियर? अब बच्चों हम लोग करने लगे हैं सी टाइप 2।
अच्छा, टाइप टू के अंदर दो ही टाइप्स हैं टोटल। टाइप टू के अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि अगर देखो बेटा, कैसे पता चलेगा ये टाइप टू का क्वेश्चन है? टाइप वन में तो मैंने आपको बताया कि पी पावर, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। अगर ये तीन बातें बताई हुई हैं तो इसका मतलब समझ जाएं कि ये टाइप वन है। और अगर ये दो चीजें थी हो जो मैं अभी बता रहा हूँ, नंबर वन एनर्जी की बात कर रहा हो क्वेश्चन के अंदर, और वर्क डन की बात कर रहा हूँ, इन दोनों में से अगर कोई बात कर रहा है तो समझ जाएं, इन दोनों दोनों की बात कर रहा है, सॉरी दोनों की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो आप समझ जाओ कि ये टाइप टू का क्वेश्चन है। और टाइप टू में आपने बिफोर इक्वल्स टू आफ्टर लगाना है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टार्ट, काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट, और वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, ये तीनों स्टार्ट की चीजें, बिफोर वाली। दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये आफ्टर वाली चीजें। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा क्वेश्चन में, पास पेपर्स के अंदर लिखा होता है यूज एनर्जी मेथड। तो बेटे वो एनर्जी मेथड ये वाला है कि बिफोर और आफ्टर की जो एनर्जी, ये जो चीजें हैं ये सेम होती हैं, इनका आंसर हमेशा इक्वल आता है। अगर मैं इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टार्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट प्लस वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स equals to potential energy at the end plus kinetic energy at the end plus work done against फ्रिक्शन। ठीक हो गया? तो अगर इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर वैसे लिखना है तो फिर आपके सामने। कोई मसला तो नहीं है इसमें? ये हमारे पास जून 2025 का क्वेश्चन है, 4-2 वेरिएंट का। A particle P of mass 3 kg is projected with a speed of 8 meter per second up a line of greatest slope of a rough plane inclined at an angle of 30. So basically क्या हो रहा है, एक inclined plane है and the particle का mass कितना है जी? 3 kg is projected up with a speed of, और ये रफ प्लेन है inclined at an angle of 30 degree। P is projected from a point A on the plane and comes to instantaneously rest at B on the plane। ठीक है, एक पॉइंट ए से बी तक पी जा रहा है, ये पार्टिकल पी है। सो जब ए से बी पे पहुंचता है तो वो रेस्ट में आ जाता है। पी देन स्लाइड्स बैक डाउन द प्लेन, और फिर वो वापस आता है नीचे। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पी एंड द प्लेन इज गिवन, तो ये फ्रिक्शन है इस तरफ। म्यू की वैल्यू है √3/12। यूज एनर्जी मेथड थ्रू आउट, फाइंड द स्पीड ऑफ पी एट द इंस्टेंट इट रिटर्न्स टू ए। उस पॉइंट पर आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है जिस पॉइंट पे वो रिटर्न्स टू ए आ रहा है। तो सबसे पहले तो बेटा इसका वेट का कंपोनेंट बना लेना। वेट कितना होगा? 30 न्यूटन्स। क्या क्या कंपोनेंट बनेंगे भला? 30 cos 30, 30 sin 30। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा,
अब हमारे पास डिस्टेंस नहीं है बेटा। ए से बी का डिस्टेंस नहीं है। जब तक ए से बी का डिस्टेंस नहीं आएगा, उसने डिस्टेंस बताया कहीं पे? नहीं। तो वो कह रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, लेट से ये पॉइंट ए है और यहाँ कहीं पॉइंट बी है जहाँ पे वो रेस्ट में आ रहा है। तो ए से बी का डिस्टेंस निकलेगा तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स और ये सारा कुछ निकलेगा, है ना? तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बड़ा, बताओ। जी बेटा। सर वर्क डन के फॉर्मूला से निकल सकते डिस्टेंस? W इक्वल्स टू एफ डॉट डी वर्क डन से निकल सकता है, लेकिन वर्क डन क्या गिवन है हमारे पास? सर फिर सुवेट इक्वेशन सर यूज सुबह करेंगे? लगा सकते हैं। सर लगा सकते क्वेश्चन हैं, थोड़ा क्यों सा नहीं लगा नीचे कर दें सकते? सर। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहाँ गिवन है हमें? उसने कहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नहीं सर, लेकिन सुवेट तो हम तभी लगाते हैं ना जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। हम्म। जी बच्चों। टाइप 2 का क्वेश्चन है तो सारा का सारा हमने वही काम करना है। अगर आपको याद हो, हो गया। बिफोर इक्वल्स टू आफ्टर। सर पहले बिफोर इक्वल टू आफ्टर निकाल लगाना है सर, वहां से पहले डी आ जाएगा, फिर दोबारा लगाना है, फिर सर वहां से वी आएगा सर। जी। ए, आप देखो ये पॉइंट ए है और वो पॉइंट ऊपर वाला बी है। लेट्स से मैं यहाँ इधर कर लेता हूँ कि बी ये सर। पॉइंट बी है। ये रहा। ये इनके दरमियान का डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ से एक ट्राइंगल बनाऊं, राइट ट्राइंगल ऐसे 90 डिग्री, तो ये जो हाइपोटेनस है ये वाला, ये डी है ना? तो अगर मुझे ये ऑपोजिट की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं लगाऊंगा साइन एंगल कितना है 30 इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? डी। तो क्या ये डी साइन 30 जो है ये ऑपोजिट या हाइट कैलकुलेट हो गई? साइन 30 होता है 1/2, तो बेटा ये D/2 बन जाएगा। 0.5 डी लिख लें, D/2 लिख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है। लो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग करने लगे हैं कैलकुलेशन सारी की सारी गोइंग अप द प्लेन। प्लेन पे गोइंग अपवर्ड्स। ठीक है। अच्छा। अब बिफोर का सीन क्या है? पॉइंट ए पे हम चेक करेंगे। पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले निकालते हैं। इज हाफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना बेटा? 3। वेलोसिटी कितनी है? 8। बताना जरा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? 96। 96 आ रही है न्यूटन। पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टार्ट होता है जी mgh। मास इज 3, जी की वैल्यू 10 एंड हाइट इज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई ना? ठीक है बेटा।
फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में क्या कर रहा है, तीसरी चीज होती है वर्क डन बाय। यहाँ पे बेटा ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है, तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, जीरो। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है इसको आगे मूव कराने के लिए, नहीं। तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या आ गया, जीरो। फिर काइनेटिक एनर्जी बाद में हाफ एम बी स्क्वायर, एम थ्री है, वी जीरो हो जाएगा। उसने कहा था ना रेस्ट में आ जाएगा, जी सर। मैंने यहाँ गलत लिखा बेटा, ये जूल लिखना था। अल्लाह के बंदों, एनर्जी जूल में होती है। जी पोटेंशियल सर। एनर्जी होता है एम जी एच, एम जी और एच, हाइट की जगह डी बाय टू आएगा, है ना। अभी निकालिए हाइट डी बाय टू। ये मैंने रैंडम यहाँ पॉइंट्स बनाए हैं, ये ए और बी। तो वो बेसिकली ए यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, और वो मैक्सिमम हाइट कहीं भी हो सकती है, प्लेन तो कितना भी बड़ा हो सकता है ना। तो यहाँ अब क्योंकि यहाँ वेट के कंपोनेंट्स बनाने थे, तो मैं यहाँ बनाता बड़ा मुश्किल काम हो जाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे करके बनाए। और हमें ये भी नहीं पता कि ये दो पॉइंट्स कहाँ पर हैं, तो मैंने रैंडम टू पॉइंट्स बना लिए। सो कितना बनता है बेटा, 15D। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो 15/4 फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय डी आ मल्टीप्लाइड जाएगा बाय डी, सर। म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय डी होगा ना। जी सर। तो तो म्यू आर, 15/4। आर की वैल्यू क्या है, सो वेट का कॉस्ट कंपोनेंट। 30 cos 30 सर। जी 30 cos 30। सो म्यू की वैल्यू है √3/12, 30 cos 30 इंटू डी। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, 15/4 मल्टीप्लाई बाय डी। लो भाई। काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट 96, पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टार्ट जीरो, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट द एंड जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड कितना है बेटा, 15D। और वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स ये 15/4D, वर्क डन सॉरी अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो इन्हें सिंप्लीफाई करो जरा, कितना आता है, 75/4D और ये 96। तो यहाँ से डी की वैल्यू बताना कितनी है, सर यहाँ पर आती है 18.75 डी। डी की वैल्यू आ रही है 18.75। नहीं, सिंपल डी। ओके सर, 2 मिनट। डी बेटा डी डी, की वैल्यू आ रही है 5.12 सर। 5.12 डी की वैल्यू आ गई। फिर दोबारा बिफोर इक्वल टू आफ्टर रखना ठीक है, सर। अब क्या करना है हमने, अब गोइंग ऊपर से नीचे डाउनवर्ड्स। आ रहा है ऑब्जेक्ट। जी, गोइंग डाउनवर्ड्स में हम लोग क्या करें, जी सर। अब गोइंग डाउन द प्लेन में क्या होगा, सर काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगेन पोटेंशियल बिफोर इक्वल टू एनर्जी आफ्टर। काइनेटिक एनर्जी कैसे जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे हमारे पास वेलोसिटी जीरो थी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, ठीक है। जी सर। फिर पोटेंशियल एनर्जी, होगी सर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, सर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं निकाली सर, मैं डायरेक्ट कर दी कैलकुलेशन। एम जी और एच था D/2। डी है 5.12/2, कितना होता है, सर 76.8 पोटेंशियल एनर्जी की पूरी वैल्यू। और वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स तो जीरो होगा ना। जी सर। ऑल्दो यहाँ फॉरवर्ड फोर्स है जो कि वेट का कंपोनेंट है, जो इसे ड्रैग कर रहा है नीचे की तरफ, लेकिन लेकिन सर आपने मना किया ड्राइविंग था। फोर्स में वो वेट का कंपोनेंट नहीं लेते।
ठीक हो गया। अच्छा, जी सर। आफ्टर में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सर यहाँ पे से v निकालना है, होगी सर। हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि जीरो। जब वो नीचे आ जाएगा हाइट जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जी सर सर। लेकिन और जब वो वक्त, नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? आ जाइए। बेटे जब डाउन आता है स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या निकालेंगे? सर 15/4 मल्टीप्लाई बाय फाइव म्यू पॉइंट वन आर, टू म्यू की वैल्यू है √3/12 इंटू आर कितना था? 30 cos 30 है ना। और डी कितना था? 5.12। यही है ना। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ रहा था बेटा? सर सर ये 19.2। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू। ये हाँ, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की वैल्यू। सर ये 19.2 आ रही थी सर। वैल्यूज लगाएं। लगा ली सर जी। एक सेकंड। तो बिफोर में था सिर्फ 76.8, और आफ्टर में क्या था? वन थ्री ओवर बाई टू टू वी स्क्वायर। हाँ, 3/2 v² और प्लस प्लस 19.2। 19.2। ये उधर जाके माइनस होगा, और सारा सॉल्व करके v का फाइनल आंसर बताना मुझे क्या आ रहा है। सिक्स तो पॉइंट टू है सर। 6.19। 6.19। सर 2 नहीं ले सकते? 3 सिग्निफिकेंट में देना होता आंसर। 3 सिग्निफिकेंट होता 6.2 लें जी, 6.2। 3 सिग्निफिकेंट में कर है। लें, 6.20 कर लें, मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया। जी सर। ठीक हो गया। चलो। ठीक हो गया।